नेक्स्ट, मेटाबॉलिक और उपापचयी। रोधक क्षमता हार्मोन एवं उपापचयी कारकों द्वारा भी प्रभावित होती है। उदाहरणतः मधुमेह, डायबिटीज़ के रोगियों में अनेक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसी प्रकार से कम उम्र के बच्चों में भी प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। दूसरे प्रकार का जो इम्यूनिटी है दैट इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अभिग्रहित रोधक क्षमता। अभिग्रहित रोधक क्षमता जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई या ग्रहण की गई रोधक क्षमता है। यह सूक्ष्म जीव या इनके द्वारा उत्पन्न उपापचयी पदार्थों के पूर्व अनुभव के आधार पर जीव द्वारा प्राप्त की जाती है। यह जीव के जीवन काल के दौरान रोग के प्रतिरोधकता के रूप में विकसित होती है। यह प्रतिरक्षी और एंटीबॉडीज़ व विशिष्ट सूक्ष्म जीवों के प्रति विशिष्ट कोशिकाएं उत्पन्न कर प्रकट की जाती है। यह किसी रोग के होने पर ही उस रोग के विरुद्ध उत्पन्न होती है। इसे अनुकूल प्रतिरक्षा और एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह स्वाभाविक प्रतिरक्षा की क्रिया में योगदान देती है। यह स्तनियों व पक्षियों में अधिक विकसित होती है। एम्फीबिया व मत्स्य समूह के प्राणियों में अल्प विकसित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह दो प्रकार की हो सकती है। पहली है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सक्रिय रोधक क्षमता वह है जो प्राणी अथवा पोषक होस्ट में रोगाणु के संक्रमण के उपरांत अथवा यह टीकाकरण या रोग के प्रारंभिक संकुचन के कारण उत्पन्न होती है। यह ग्रहित चेष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। प्रतिजैनिक उद्दीपन एंटीजेनिक स्टिमुलस प्राप्त होने के फलस्वरूप प्राकृतिक तौर पर विकसित होती है। इसके फलस्वरूप पोषक की देह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ अर्थात प्रतिरक्षी रोधक क्षमता युक्त कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार की रोधक क्षमता एक बार विकसित हो जाने के उपरांत लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरी बार इसी पोषक या प्राणी को इसी प्रकार का प्रतिजैविक उद्दीपन प्राप्त होने पर यह रोधक क्षमता और बढ़ जाती है। सक्रिय रोधक क्षमता प्राकृतिक नेचुरल होती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को चेचक का संक्रमण होने पर उस व्यक्ति में चेचक के प्रति रोधक क्षमता विकसित होती है तथा दोबारा चेचक के रोगाणु के संपर्क में आने पर भी चेचक रोग उसे नहीं होता। इस प्रकार प्राकृतिक प्रकार की सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता पोषक में किसी रोगजनक विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न की जाती है। सक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता को उद्दीपन प्राप्त होने के बाद उत्पन्न होने में कुछ समय लगता है। इसे सुषुप्त काल और लेटेंट पीरियड कहते हैं। सक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता के विकसित होने में एक ऋणात्मक अवस्था नेगेटिव फेज भी आती है, जिसके दौरान मापन योग्य रोधक क्षमता का स्तर पोषक में प्रतिजैनिक उद्दीपन दिए जाने के पूर्व की अपेक्षा कुछ समय के लिए घट जाता है। ऐसा पूर्व में उपस्थित प्रतिरक्षी के साथ प्रतिजन के मिलने पर परिसंचरण तंत्र में इनकी मात्रा घटने के कारण होता है। एक बार विकसित होने पर सक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता लंबी अवधि तक बनी रहती है। यह भी देखा गया है कि यदि व्यक्ति को पूर्व में दिया गया प्रतिजैनिक उद्दीपन दोबारा दिया जाता है तो प्रथम बार की अपेक्षा द्वितीय बार दिए गए उद्दीपन के फलस्वरूप रोधकता अधिक शीघ्रता एवं अधिक प्रबलता के साथ व्यक्त होती है। इसे द्वितीयक प्रतिक्रिया सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं। यह तरल प्रकार की रोधक क्षमता
ह्यूमोरल इम्यूनिटी एवं कोशिकीय रोधक क्षमता सेल्यूलर इम्यूनिटी को विकसित करने के साथ साथ रोधकता स्मृति से संबंधित भी होती है। अर्थात प्रतिरक्षी तंत्र लंबे समय पूर्व प्राप्त प्रतिजैनिक उद्दीपन एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिरक्षियों एवं व्यक्त क्रिया की स्मृति को भी बनाए रखता है। सक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता अक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता से अधिक प्रभावी होती है एवं देह को अक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता के फलस्वरूप अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रतिरक्षी द्वारा उत्पन्न होती है, अतः माता की देह में प्लासेंटा से होकर गर्भस्थ शिशु में या माता के दुग्ध कोलेस्ट्रम द्वारा शिशु में प्रवेश कर जाती है। यदि माता में डिप्थीरिया, रूबेला अथवा पोलियो के प्रति रोधक क्षमता हो तो यह शिशु को स्थानांतरित हो जाती है। शिशु में ये उस समय तक क्रियाशील बनी रहती है जब तक कि शिशु का स्वयं का प्रतिरक्षी तंत्र विकसित नहीं हो जाता है। सक्रिय रोधक क्षमता कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप में भी विकसित की जाती है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य में पोलियो विषाणु पोलियो वायरस का विभेद टीके वैक्सीन के रूप में प्रवेश कराया जाता है तो उस व्यक्ति में उसके प्रति रोधक क्षमता विकसित हो जाती है, अतः दोबारा पोलियो का विषाणु उस व्यक्ति में संक्रमण करने में सफल नहीं होता। सेकंड है इसमें अक्रिय अभिघृति रोधक क्षमता पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब पोषक में रोधक क्षमता बाहर से तैयार अवस्था रेडीमेड में पहुंचाई जाती है तो अक्रिय रोधक क्षमता कहलाती है। यह ग्रहित निश्चेष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। इसमें कोई प्रतिजैनिक उद्दीपन भी नहीं होता। इस प्रकार प्राप्त रोधक क्षमता में पोषक की देह कोई सक्रिय क्रिया नहीं करती। यह प्राकृतिक एवं सक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता के कम प्रभावी होती है। अक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता को पोषक की देह में प्रवेश कराने पर क्रियाशील होने में कोई समय नहीं लगता, जबकि सक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता प्राप्त करने में पोषक या प्राणी की देह में कुछ समय लगता है। अक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता के उत्पन्न होने में सुषुप्त काल नहीं पाया जाता है। अक्रिय प्रकार की रोधक क्षमता अल्पकालीन होती है क्योंकि इनका उद्गम पोषक में नहीं होता, अतः यह कुछ दिनों या माह के उपरांत नष्ट हो जाती है। इन्हें एक से अधिक बार देने पर इनका प्रभाव भी कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कुत्ते, बंदर या सूअर द्वारा मनुष्य को काट लेने पर इंजेक्शन द्वारा अक्रिय रोधक क्षमता के रूप में रेबीज विषाणु को निष्क्रिय करने हेतु तैयार अवस्था में प्रेषित की जाती है। इसके एक से अधिक इंजेक्शन कुछ दिनों के अंतराल पर दिए जाते हैं, किंतु कुछ वर्षों के बाद यदि उसी मनुष्य को पुनः कुत्ता काट लेता है तो इस प्रकार के इंजेक्शन पुनः लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि पूर्व में तैयार अवस्था में अभिघृति रोधक क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। इसी प्रकार की क्रिया टिटनेस के जीवाणु के प्रति रक्षा हेतु की जाती है। इसके उपचार हेतु रोगी को एंटी टिटनेस सीरम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इम्यूनोलॉजी टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं ऑरिजिन ऑफ द इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षी तंत्र का उद्भव। प्रतिरक्षी तंत्र के अंतर्गत जटिल विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की श्रृंखला कारक एवं क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो प्रतिजन और एंटीजन के देह में प्रवेश करने का पर आरंभ होती है। गर्भधारण के 2 माह के उपरांत भ्रूण में प्रतिरक्षी तंत्र का विकास आद्य कोशिकाओं और प्रीमोर्डियल सेल्स, स्तंभ कोशिकाओं और स्टेम सेल्स से होता है।
जो अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। ये जटिल विधि द्वारा विभेदित और डिफरेंशिएट होकर दो प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार की ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स का बना होता है, जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स व टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभ में भ्रूण में पीतक कोश की मीजनकाइम कोशिकाओं से व बाद में यकृत व प्लीहा में विकसित होती हैं। मात्र कोशिकाएं लिम्फोसाइटिक वंश की कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके बाद ही ये अस्थि मज्जा में आती हैं। ये वंश कोशिकाएं रुधिरोत्पत्ति की क्रिया हेतु विभाजित होती हैं। ये लिम्फोब्लास्ट बनाती हैं। ये छोटी अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स को जन्म देती हैं। अब हम देखेंगे रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं, जो कि लसिका कोशिकाओं में विकसित होती हैं। कुछ लसिका उत्पत्ति कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में प्रवेश कर जाती हैं। इनमें से कुछ थाइमोसाइट्स बनाती हैं। यहाँ से वृद्धि कर परिपक्व होने पर थाइमस आश्रित लसिकाणुओं टी लिम्फोसाइट्स या टी कोशिकाओं को जन्म देती हैं। यह परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाती हैं। इसके उपरांत ये विभिन्न लसिका ऊतकों में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये लिम्फोसाइट जो पहले से ही यकृत या अस्थि मज्जा में विकसित हो रही हैं, बी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। पक्षियों में ये फ्रेबेसी प्रपुटी में प्रवेश करती हैं। इनमें उत्पन्न लसिकाणु बी लिम्फोसाइट्स या बी कोशिकाएं कहलाती हैं। बी लिम्फोसाइट्स अब विभिन्न लसिका ऊतकों में प्रवेश कर बाद में टी लिम्फोसाइट्स की तरह रक्त संवहन तंत्र में प्रवेश कर जाती हैं। भ्रूणीय अवस्था में लसिकाणु पीतक थैले योगसैक व यकृत, लिवर व अस्थि मज्जा में भी बनती हैं। बी लसिकाणुओं की सतह पर टी लसिकाणुओं से भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के लसिकाणु प्रतिरक्षी तंत्र में मुख्य भूमिका रखते हैं। ये लसिका संधियों व लसिका वाहिनियों में भी रहते हैं, किंतु ये परस्पर अलग अलग ही बने रहते हैं। वह प्रतिजनों का सामना होने पर विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। तरुण प्राणी के टॉन्सिल्स व प्लीहा में ये अधिक सक्रिय होती हैं। टी लसिकाणु व बी लसिकाणुओं की अपेक्षा छोटे होते हैं। बी लसिकाणुओं का जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है, किंतु टी लसिकाणु अनेक माह या वर्षों तक जीवित रहती है। देह में 65 to 80% लसिकाणु टी लसिकाणु प्रकार के व शेष बी लसिकाणु प्रकार के पाए जाते हैं। दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट्स बाह्य काम के संपर्क में आने पर संवेदित हो जाती हैं। ये विभाजन करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स विभाजन कर बी लिम्फोसाइट्स ही बनाती हैं और प्रतिरक्षी पदार्थ या प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ का स्त्रावण करती हैं। संवेदीकृत टी लिम्फोसाइट्स विभाजन कर अपने जैसी कोलोन टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। कुछ अपरिपक्व कोशिकाएं दोनों ही प्रकार की परिवहन तंत्र में पाई जाती हैं। लसिकाणु मैक्रोफेजेस के निकट एकत्रित हो जाती हैं। मनुष्य में बी लसिकाणु आंत्र, अपेंडिक्स व टॉन्सिल्स में बनते हैं। बी लसिकाणुओं की सतह पर विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेते हैं, कुछ जीन्स के नियंत्रण में संश्लेषित किए जाते हैं।
जिन्हें प्रतिरक्षी अनुक्रिया जीन्स, इम्यून रेस्पॉन्स जीन्स, IR जीन्स कहते हैं। ये विशिष्ट रासायनिक पदार्थ ही एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं। मनुष्य में IR जीन्स विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। प्रतिजन के देह में प्रवेश करने पर ये लसिका तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र में प्रवेश करते हैं। प्रतिजन्स मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स या बहुरूपी केंद्रकीय कोशिकाओं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स द्वारा निगल लिए जाते हैं। यह क्रिया भक्षांशन या फैगोसाइटोसिस कहलाती है। प्रतिजन्स में स्थित निर्धारक बिंदु परिरक्षित होते हैं व लसिका ऊतकों में लाए जाते हैं। यह कार्य मैक्रोफेजेस द्वारा किया जाता है। ये T या B लसिकाणुओं के संपर्क में आते हैं। लसिकाणु मैक्रोफेजेस को घेर लेते हैं। लसिकाणुओं की सतह पर स्थित ग्राह्य स्थलों रिसेप्टर साइट पर प्रतिजैनिक निर्धारक बिंदुओं पर अन्योन क्रियाएं होती हैं। किस प्रकार के लिम्फोसाइट T या B का उद्दीपन हुआ है, इस आधार पर 2 प्रकार की रोधक क्षमता संभव है। पहले प्रकार की रोधक क्षमता है जिसको हम कहते हैं तरल प्रकार की रोधक क्षमता। B कोशिकाओं के कार्य। B लिम्फोसाइट्स के बाह्य प्रतिजन के संपर्क में आने पर RNS का संश्लेषण आरंभ होता है। यह क्रिया उस समय आरंभ होती है जब प्रतिजैनिक निर्धारक बिंदु मैक्रोफेजेस के निकलकर B लसिकाणुओं को उद्दीपित करते हैं। सहायक T लसिकाणु हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में सहायक होते हैं। B लसिकाणु देह के परिवहन तंत्र में प्रवेश नहीं करती वरन लसिका ऊतकों में ही रहकर वृद्धि कर प्लाज्मा कोशिकाओं का कोलोन बनाती है। ये कोशिकाएं B लसिकाणुओं से 2 या 3 गुना बड़ी होती हैं। इनमें प्रतिरक्षी पदार्थों का संश्लेषण होता है जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये क्रिया IR जीन्स के निर्देशन में संचालित होती है। ये प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ व प्रतिरक्षी की परिवहन तंत्र में प्रवेश करती है तथा प्रति सेकंड इनके कई हजार अणु बनते हैं। यह क्रिया अर्थात प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी में अन्योन क्रिया क्योंकि रक्त या तरल माध्यम में होती है, अतः तरल प्रकार की रोधक क्षमता कहलाती है। प्लाज्मा कोशिकाएं 2 या 3 या अधिक दिन तक प्रतिरक्षी स्रावित करती रहती हैं। प्लाज्मा कोशिकाओं के एक समूह के बाद दूसरा समूह, जिन्हें स्मृति कोशिकाएं कहते हैं, यह क्रिया करती रहती हैं। स्मृति कोशिकाएं लसिका ऊतक में लंबे समय तक बनी रहती हैं एवं प्रतिजन के पुनः प्रवेश करने पर प्रतिरक्षी बनाने लगती हैं। रक्त सीरम में उपस्थित प्रोटीन्स में लगभग 17% प्रोटीन प्रतिरक्षी अणु होते हैं। एक जीवाणु हजारों प्रतिजन उत्पन्न कर सकता है जिनके प्रभाव से उतनी ही विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी संश्लेषित की जाती है। इन प्रतिरक्षी को ही प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन IG कहते हैं। प्रतिरक्षी अणु प्रोटीन के ग्लोबुलिन समूह के समान रचना रखते हैं, अतः इन्हें यह नाम दिया गया है। दूसरा प्रकार है रोधक क्षमता का, वो कहलाता है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा और CMI। T कोशिकाओं के कार्य। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा T लिम्फोसाइट्स के प्रतिजन द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप विकसित होती है तथा कोशिकाओं पर या कोशिकाओं के निकट उत्पन्न होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को ऊतकीय प्रतिरक्षा टिश्यू इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि यह ऊतकों में प्रकट होती है।
इस प्रकार की प्रतिरक्षा जब विकसित होती है जब कवक, प्रोटोजोआ या जीवाणु टी लसिकाणुओं की उद्दीपित करते हैं। उद्दीपित लसिकाणु देह के परिवहन तंत्र में प्रवेश कर उस स्थल तक आते हैं जहाँ प्रतिजन पाया जाता है। ये अपने समान टी लिम्फोसाइट्स बनाना प्रारंभ कर देती हैं। लसिकाणुओं की संख्या बढ़ती है व स्थानांतरण कारकों के प्रभाव से प्रतिजन स्थल तक पहुँचते हैं। लसिकाणु लिम्फोसाइट्स में परिवर्तित होते हैं। इनके द्वारा कम अणुभार वाले प्रोटीन पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं जिन्हें लिम्फोकाइनस कहते हैं। यद्यपि ये कम या सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं किंतु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये अनेक प्रकार के पाए जाते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे भक्षाणुओं को प्रतिजन स्थल तक लाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले या अवरोध उत्पन्न करने वाले कुछ भक्षाणुओं का प्रतिजन स्थल पर एकत्रित होने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर इनका प्रभाव फाइगोसाइटोसिस क्रिया में वृद्धि करता है। नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षा तंत्र की प्राथमिक प्रतिरक्षा क्रिया वह होती है जो देह का मुकाबला प्रतिजन से करती है। इस क्रिया में काफ़ी समय लगता है जो उपयुक्त ग्राही रिसेप्टर के विकसित होने की आवश्यकता हेतु लिया जाता है। यह क्षीण प्रकार की एवं अल्पकाल में क्षय होने वाली होती है, किंतु इस क्रिया के फलस्वरूप ग्राही एवं याददाश्त कोशिकाएं बन जाती हैं। द्वितीयक प्रतिरक्षा क्रिया वह क्रिया होती है जो उस प्रतिजन से लगातार मुकाबला करती है। यह शीघ्र उत्पन्न होती है, यह अत्यधिक बड़ी व तीव्र प्रतिक्रिया होती है एवं लंबे काल तक बनी रहती है। अब है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लसीकीय अंग। ये वे अंग होते हैं जहाँ लिम्फोसाइट्स का निर्माण व परिपक्वन मैच्यूरेशन होता है, अर्थात बी व टी कोशिकाओं के बनने व परिपक्व होने का ये स्थल होती है। यहाँ पर ही ये अपने लिए विशिष्ट प्रतिजन ग्राही प्राप्त करती हैं। ये अस्थिर मज्जा की फ्लोरोपोटेंट स्टेम कोशिकाओं से विकसित होती है। बी लिम्फोसाइट्स अस्थिर मज्जा में व टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में परिपक्व होती है। ये दोनों परिपक्व होकर परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाती हैं एवं अन्य लसिका अंगों में वृद्धि व विभेदन करती हैं। ये अंग द्वितीयक लसिका अंग कहलाते हैं। ये लसिका गांठें लिम्फॉइड नोड्स, स्प्लीन और प्लिया व लसिका ऊतक होते हैं जो श्वसन वाहिका क्षेत्र के ऊतक, पाचक अंगों के लसिका ऊतक, टॉन्सिल्स या पैर के पिंड व श्लेष्मिक सतहें होती हैं। दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट्स उसी द्वितीयक लसिका अंगों किंतु पृथक पृथक क्षेत्रों में रहती हैं। जब कोई बाह्य कारक देह में प्रवेश करता है तो उन द्वितीयक लसिका अंगों द्वारा फंसा लिया जाता है। अब टी व बी कोशिकाएं प्रतिरक्षी क्रियाएं प्रारंभ करती हैं। दिस इज़ द ऑल अबाउट द इम्यूनोलॉजी टॉपिक।